नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। क्या आपको भी कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि आप सुबह से लेकर रात तक बस कोल्हू के बैल की तरह पिस रहे हैं? आप अपनी पूरी जान लगाकर खून पसीना एक करके मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन न तो आपकी जेब में कोई बरकत हो रही है, न समाज में कोई इज्जत बढ़ रही है और न ही घर वाले आपकी इस मेहनत की कोई कद्र कर रहे हैं। अगर आपके दिल से भी ये आवाज़ आती है कि मैं इतना खटता हूं फिर भी हाथ खाली क्यों हैं, तो आज की ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। महान कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कही थी। सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। गधा भी दिन भर सबसे ज्यादा बोझ उठाता है, लेकिन उसे कभी जंगल का राजा नहीं बनाया जाता। आज हम जानेंगे कि कैसे गधे की तरह मेहनत करना छोड़कर शेर की तरह दिमाग लगाना आपके पूरे जीवन को पलट सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चंदनपुर नाम के एक व्यस्त और भिद्ध भाड़ाच्च वाले शहर में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। माधव की उम्र 45 के पार हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां और झुके हुए कंधे उसे 60 का दिखाते थे। वह शहर की सबसे बड़ी कपद्धा मिल में काम करता था। माधव की दिनचर्या मशीन की तरह तय थी। सुबह 4 बजे उठना, घर के काम निपटाना और फिर मीलों पैदल चलकर कारखाने पहुंचना। वहां वह लगातार 12-12 घंटे भारी भारी सूती कपड़े के गट्ठर उठाता, मशीनों की सफाई करता और मिल मालिक के हर छोटे बड्ढे काम दौड़ दौड़ कर करता। वह इतनी मेहनत करता था कि अक्सर उसके हाथ पैरों में सूजन आ जाती थी और रात को जब वह बिस्तर पर लेटता तो उसकी हड्डियां दर्द से चीखने लगती थीं। माधव का परिवार छोटा था, लेकिन उनकी मांगें बहुत बढ़ी थीं। उसकी पत्नी सुमित्रा को हमेशा पड़ोसियों से अपनी तुलना करने की आदत थी। उसका 20 साल का बेटा निखिल दिन भर दोस्तों के साथ घूमता था और बेटी काव्या को महंगे कपड़ों का शौक था। माधव जब रात को थका हारा घर लौटता तो उसे कभी एक गिलास पानी या प्यार के 2 मीठे बोल नहीं मिलते थे। एक रात जब भारी बारिश हो रही थी, माधव पूरी तरह भीग कर घर पहुंचा। उसे तेज बुखार था और बदन आग की तरह तप रहा था। उसने कांपते हुए अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, आज शरीर बिल्कुल टूट रहा है। क्या थोड़ा गर्म पानी और काढ़ा मिल सकता है? शायद ठंड लग गई है। सुमित्रा ने रसोई से ही खींचते हुए जवाब दिया, अजी, काढ़ा तो मैं बना दूंगी, लेकिन कल काम पर जरूर चले जाना। परसों ही बिजली का बिल भरना है और निखिल के लिए नई मोटरसाइकिल की किश्त भी जानी है। अगर आपने छुट्टी कर ली तो सेठ पैसे काट लेगा और फिर आप मुझे ताने मारेंगे। बुखार से तपते माधव के सीने में सुमित्रा के ये शब्द किसी खंजर की तरह चुभ गए। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह इस घर में कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक एटीएम मशीन या पैसों का पेड एच बनकर रह गया है, जिसे सब अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले दिन बुखार होने के बावजूद माधव काम पर गया। मिल में उसका मालिक सेठ रामनाथ एक बेहद लालची और कठोर इंसान था। सेठ रामनाथ को पता था कि माधव कभी किसी काम के लिए मना नहीं करता, इसलिए वह अक्सर दूसरों का काम भी माधव के सिर मरह देता था और उसे ओवरटाइम के पैसे भी नहीं देता था। उस दिन जब माधव से भारी गट्ठर नहीं उठाया गया और वह लड्डा खदा कर गिर पड़ा, तो सेठ रामनाथ ने सबके सामने उसे बुरी तरह जलील किया। अरे ओ माधव, क्या बुढ़ापा आ गया है जो एक गट्ठर नहीं संभल रहा? अगर काम करने का दम नहीं है तो कल से अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना। तेरे जैसे 50 लोग लाइन में खड़ीडे हैं मेरी मिल में काम करने के लिए। मुफ्त की रोटियां नहीं तो डरता हूं मैं यहां। माधव खामोश खद्दा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हमेशा की तरह उसने अपनी बेइज्जती का घूंट पी लिया और चुपचाप काम में लग गया। दोपहर के समय जब माधव काम से थोड़ा समय निकालकर मिल के बाहर एक पेडेच के नीचे उदास बैठा था, तभी वहां से शहर के सबसे पुराने और ज्ञानी व्यक्ति पंडित विद्याधर गुजरे। पंडित विद्याधर की उम्र 80 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उन्होंने माधव को रोते हुए देखा और उसके पास आकर बैठ गए। क्या बात है माधव, आज तुम्हारी आंखें उस बारिश की तरह बरस रही हैं जो कल रात शहर पर गिरी थी। इतना दुख किस बात का है? माधव ने अपने आंसू पोंछे और रुंधे हुए गले से कहा, पंडित जी, समझ नहीं आता कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। दिन रात एक करके खटता हूं। अपनी जवानी, अपनी सेहत, अपना सब कुछ इस परिवार और इस नौकरी को दे दिया।
गधे की तरह मेहनत करता हूँ, फिर भी हाथ खाली रहते हैं। न घर वाले मेरी कद्र करते हैं, न मिल मालिक खुश होता है। मैं टूट चुका हूँ पंडित जी, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। पंडित विद्याधर ने एक गहरी सांस ली और माधव के कंधे पर हाथ रखते हुए बेहद शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोले, माधव, तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि तुम गधे की तरह मेहनत कर रहे हो, और याद रखना, गधे को कभी सोने का ताज नहीं पहनाया जाता, उसे सिर्फ पीठ पर लादने के लिए बोरियां ही मिलती हैं। माधव हैरान रह गया। आपका क्या मतलब है पंडित जी? क्या मेहनत करना कोई पाप है? हमारे बड्ढों ने तो यही सिखाया है कि मेहनत का फल मीठा होता है। पंडित विद्याधर मुस्कुराए। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में स्पष्ट कहा है कि जो इंसान केवल शारीरिक श्रम करता है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, वह जीवन भर दूसरों का गुलाम बनकर रह जाता है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति हर समय काम में लगा रहता है, उसे कभी यह सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि वह असल में पैसा कैसे कमाए और अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाए। तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन दिशाहीन मेहनत। तुमने खुद अपनी कोई कीमत नहीं रखी, इसलिए दुनिया तुम्हें कौडियों के भाव आंक रही है। माधव ध्यान से सुन रहा था। पंडित जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। माधव, तुम्हें चाणक्य के 3 अचूक नियम अपनी जिंदगी में उतारने होंगे। पहला नियम, अपनी कीमत खुद तय करो। जो इंसान अपनी इज्जत खुद नहीं करता, दुनिया उसकी इज्जत कभी नहीं करती। दूसरा नियम, ना कहना सीखो। जो काम तुम्हारा नहीं है, जिसके लिए तुम्हें पैसे नहीं मिलते, उसे करने से साफ इनकार कर दो। हर समय हाँ जी कहने वाले को लोग वफादार नहीं बल्कि बेवकूफ समझते हैं। और तीसरा नियम, भावनाओं में बहकर खुद को लूटना बंद करो। तुम्हारा परिवार तुम पर निर्भर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनके अनावश्यक शौक पूरे करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दो। बच्चों को संघर्ष करना सिखाओ, तभी वे जिंदगी की असली कीमत समझेंगे। पंडित विद्याधर की बातें माधव के दिमाग में किसी बिजली की तरह कौंधी। उसे अचानक अपनी सारी गलतियों का एहसास होने लगा। उसने समझ लिया कि वह अब तक बिना सोचे समझे बस एक बैल की तरह कोल्हू में घूम रहा था। उसने पंडित जी के पैर छुए और एक नए आत्मविश्वास के साथ वापस मिल की ओर चल पड़ा था। अगले दिन सुबह जब माधव मिल पहुंचा, तो सेठ रामनाथ ने अपनी आदत के अनुसार एक मुनीम का काम भी माधव को सौंपते हुए कहा, माधव, आज तुझे गोदाम की गिनती भी करनी है और शाम तक सारा माल ट्रक में लोड भी करवाना है। और हां, आज रात को रुककर सफाई भी कर देना। पहले वाला माधव होता तो सिर झुकाकर चला जाता, लेकिन आज माधव की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह अपनी जगह पर सीधा खड़ा आ रहा और सेठ रामनाथ की आंखों में आंखें डालकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, सेठ जी, मैं पिछले 15 सालों से आपके कारखाने में अपनी जान खपा रहा हूं। आज से मैं केवल 8 घंटे काम करूंगा, जिसके लिए आप मुझे पगार देते हैं। अगर आपको मुझसे गोदाम का हिसाब और लोडिंग का अतिरिक्त काम करवाना है, तो आपको मेरी पगार तुरंत दोगुनी करनी होगी। और रही बात रात की सफाई की, तो उसके लिए आप कोई सफाई कर्मचारी रख लीजिए, वो मेरा काम नहीं है। माधव के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सेठ रामनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा, तेरी ये मजाल, तू मुझे शर्तें बताएगा? अभी के अभी निकल जा मेरी मिल से। माधव ने एक पल की भी देरी नहीं की। ठीक है सेठ जी, अपना हिसाब कर दीजिए, मैं जा रहा हूं। माधव जैसे ही मुद्द कर जाने लगा, सेठ रामनाथ को अचानक पसीना आने लगा। उसे एहसास हुआ कि माधव 15 सालों से इस मिल की रीढ़ की हड्डी था। अगर माधव चला गया तो एक नहीं, 4 नए आदमी रखने पड़ेंगे, और फिर भी काम माधव जितनी ईमानदारी से नहीं होगा। सेठ का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसने हड्ड-बद्धाहट में माधव को रोका। अरे माधव, तू तो बुरा मान गया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ठीक है, आज से तेरी पगार मैं ड्योर ही कर देता हूँ। तू सिर्फ अपना काम कर, बाकी काम के लिए मैं नए लड़के के रख लूंगा, बस तू कहीं मत जा। माधव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। चाणक्य का पहला दांव काम कर गया था। उसने अपनी कीमत पहचानी और दुनिया ने उसे वह कीमत दे दी। लेकिन असली चुनौती तो अभी घर पर बाकी थी। शाम को जब माधव घर लौटा, तो उसने देखा कि उसका बेटा निखिल सोफे पर लेटकर अपने नए स्मार्टफोन पर गेम खेल रहा है और सुमित्रा नए कपड़ों के कैटलॉग देख रही है। माधव ने गहरी सांस ली और हॉल के बीचों बीच खड़े होकर आवाज दी, सुमित्रा, निखिल, काव्या, सब यहां आओ, मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। माधव की आवाज में आज जो सख्ती थी, वह इस घर के लिए बिल्कुल नई थी। तीनों चौंक कर उसके सामने खड़े हो गए।
माधव ने अपनी बात शुरू की। आज से इस घर के नियम बदलने वाले हैं। सुमित्रा, आज तक मैंने तुम्हारी और बच्चों की हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद को गधे की तरह जोता है, लेकिन अब और नहीं। मेरी भी कोई जिंदगी है, मेरा भी शरीर है। आज के बाद मैं घर खर्च के लिए एक तय रकम ही दूंगा। तुम्हें उसी में समझदारी से घर चलाना होगा, कोई फिजूल खर्ची नहीं होगी। सुमित्रा ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप हमें भूखा मारेंगे? माधव ने तुरंत जवाब दिया, भूखा नहीं मारूंगा सुमित्रा, लेकिन दिखावे के लिए खुद की बलि भी नहीं चढ़ाऊंगा। और निखिल, माधव ने अपने बेटे की ओर मुद्दा कर कड़ौकती आवाज में कहा, तुम अब 20 साल के हो चुके हो। अगर तुम्हें नया फोन, मोटरसाइकिल और दोस्तों के साथ उड़ाने के लिए पैसे चाहिए तो कल से ही कोई काम ढूंढना शुरू कर दो। मैं अब तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए अपनी उम्र नहीं गलाऊंगा। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। निखिल घबरा गया, पर पिताजी, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूं, मैं काम कैसे कर सकता हूं? पढ़ाई के साथ साथ जीवन का पाठ भी पढ़ना जरूरी है बेटा। मैंने गधे की तरह खटकर तुम्हें बड्ढा किया है, पर अब तुम अपाहिजों की तरह मुझ पर निर्भर नहीं रहोगे। कल से तुम शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करो या कोई पार्ट टाइम नौकरी ढूंढो। माधव के इस कड़ढ़े रवैये ने पूरे घर में सन्नाटा ला दिया। शुरुआत के कुछ दिन बहुत मुश्किल रहे। घर में तनाव रहा, सुमित्रा ने बात करनी बंद कर दी और निखिल ने खूब ड्रामा किया। लेकिन माधव अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने अपनी मेहनत को दिशा दे दी थी। वह अब मिल से समय पर आता, अपनी सेहत का ध्यान रखता और बचे हुए समय में अपने एक पुराने दोस्त के साथ मिलकर सूती कपड़ियों के छोटे स्तर के व्यापार को समझने लगा था। उसने अपने शरीर को आराम दिया और दिमाग को दौड़-धाना शुरू कर दिया। 6 महीने बीत गए। हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जब निखिल को खुद मेहनत करके पैसे कमाने पड़े, तो उसे अपने पिता के पसीने की एक-एक बूंद की असली कीमत समझ में आ गई। उसने फालतू घूमना बंद कर दिया और अपनी पढ़ाई के साथ-साथ जिम्मेदारी भी उठाने लगा। सुमित्रा ने जब देखा कि माधव अब पहले से ज्यादा शांत, स्वस्थ और आत्मविश्वासी हो गया है, तो उसके मन में अपने पति के लिए एक नया सम्मान पैदा हो गया। सेठ रामनाथ की मिल में अब माधव की इज्जत सबसे ज्यादा थी, क्योंकि सेठ जान चुका था कि माधव कोई बेवकूफ मजदूर नहीं, बल्कि एक समझदार और स्वाभिमानी इंसान है। कुछ ही समय बाद माधव ने अपनी बचाई हुई पूंजी और अपने नए ज्ञान से कपड़ियों की ट्रेडिंग का अपना एक छोटा सा व्यवसाय भी शुरू कर लिया, जिसने उसे मिल की नौकरी से आजाद कर दिया। दोस्तों, चाणक्य की वह एक बात माधव का पूरा जीवन बदल गई। माधव ने समझ लिया था कि मेहनत करना बुरा नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जान निकाल देना मूर्खता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में यही गलती कर रहे हैं, तो आज ही रुकिए। अपनी मेहनत की सही दिशा तय कीजिए, अपना आत्मसम्मान जगाइए और लोगों को यह बताना शुरू कीजिए कि आप कोई मशीन नहीं हैं। गधे की तरह बोझा ढोना बंद कीजिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस बोझ को कम करने का तरीका ढूंढिए। ना कहना सीखिए और अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों से छीन लीजिए। याद रखिए, मेहनत अगर दिशाहीन हो तो वह केवल थकान और निराशा देती है, लेकिन अगर वही मेहनत सही रणनीति और बुद्धि के साथ की जाए तो वह आपके लिए सफलता के सबसे बड़े द्वार खोल देती है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस कहानी ने आपके भीतर भी एक नई आग जलाई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें जो दिन रात काम के बोझ तले दबे हुए हैं। वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही किसी दिल को छू लेने वाली और आंखें खोल देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और हाँ, सही दिशा में मेहनत करते रहें। नमस्कार।